सभी साथियों का CMPC यूट्यूब चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में डिफरेंशियल कैलकुलस के सारे फॉर्मूले मैं एक साथ आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, तो वीडियो को अंत तक देखें, बीच में छोड़े नहीं, ताकि कोई भी फॉर्मूला आपके ड्यू नहीं रह जाए। लीजिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी औपचारिकता के डिफरेंशियल कैलकुलस के सारे फॉर्मूले। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आपको इसमें जो फॉर्मूले दे रखे हैं, सबसे पहली बात, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन की बात जब हम करें तो शुरुआत होती है पोलर कोऑर्डिनेट से, यानी कार्टेशियन से पोलर में कन्वर्शन और पोलर से कार्टेशियन में कन्वर्शन। तो सीधे सीधे जो फॉर्मूले जरूरत पड़ रही है हमारे को, उन फॉर्मूलों की हम बात करें तो सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है हमारे पास में, नंबर 1, x = r cos थीटा, y = r sin थीटा। और ये आप जानते हो, जहाँ इसमें थीटा = tan 1 y/x बन जाता है। और आपको ये चीज़ जानकारी में होगी, जैसे कोई पॉइंट P ले लिया x y और ये आपके थीटा है, ये r हो जाएगा। तो इससे आपके ये फॉर्मूला बन रहा है। क्लियर? फिर चलते हैं नंबर 2 पर, tan phi = r d थीटा बाई डी आर। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ 3 एंगल आते हैं, थीटा, फाई और साई। तो थीटा, फाई और साई में रिलेशन के कन्वर्शन के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये tan phi = r d थीटा बाई डी आर। आपको एक ट्राइंगल पता होना चाहिए, इसमें ध्यान रखना, ये आपके फाई और ये आपके r d थीटा और बेस आपके ये dr हो जाएगा। और इस केस में यहाँ पर होता है उसका कर्ण ds, जो आर्क लेंथ को शो करता है। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको ध्यान में इसमें रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है तीसरा वाला, phi = phi1 - phi2, यानी जब दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें इस प्रकार से, तो उस केस में इस कर्व की टेंजेंट और इस कर्व की टेंजेंट और इन दोनों के बीच का एंगल है आपके phi, जो आपको ये फाइंड करना होता है। और ये तो आपको पता ही होगा, ये psi1, ये psi2 और ये आपके phi1 और ये phi2 बन जाएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये आपके इंटरसेक्शन ऑफ phi = phi1 - phi2 निकल जाएगा, जहां आपको phi1 यानी कि L1 tan phi1 और r d थीटा बाई डी आर पहले वाले कर्व के लिए, और दूसरा L2 = tan phi2 r d थीटा बाई डी आर दूसरे वाले कर्व के लिए, दोनों ही पोलर कर्व के लिए। क्लियर? फिर चलते हैं अपन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, चौथा पार्ट। यहाँ 4 कॉन्सेप्ट है जिसको आज दिन तक किसी भी कंपटीशन एग्जाम ने छोड़ा नहीं है, और ये है पोलर टेंजेंट, पोलर सब टेंजेंट, पोलर नॉर्मल और पोलर सब नॉर्मल। मैंने इनको सिंबॉलिक PT, OT, PN और ON से लिखा है, और लर्निंग के लिए मैंने इनके फॉर्मूले r sec phi, r tan phi, r cosec और r cot phi आप सीक्वेंस में देख लो, बिल्कुल इजी काम है। और इसका डायग्राम जो है, डायग्राम आप ध्यान से देख लें, ये इसका डायग्राम है। इसमें आपको PT, OT, PN और ON कहाँ है वो आपको क्लियर नजर आ रही है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। आप sec phi, tan phi, cosec phi, cot phi की वैल्यू इस डायग्राम से आप लिख लेना। बताया ना मैंने, r d थीटा dr ds, ये phi, आपको इससे इनकी वैल्यूज पुट करनी है। ध्यान देना, मैंने इनकी वैल्यू इसमें नहीं रखी है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट 5वां कॉन्सेप्ट, और ये है आपके P = r sin phi और 1/p² = 1/r, ये यहाँ पर r² है प्लस 1/r4 dr बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। ये दोनों ही फॉर्मूले कहाँ काम आएंगे? जब आप पदिक समीकरण यानी कि पेडल इक्वेशन फाइंड करेंगे, P और R का रिलेशन फाइंड करेंगे, तब आपके ये काम आएंगे। ये P क्या है? ये P आपके जो कर्व है
इस कर्व की टेंजेंट पर ध्रुव से लंब की लंबाई यही है, ये वाली स्मॉल p, ये वाली पूरी OP। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ये आपके फर्स्ट पार्ट हुआ। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, अगले फॉर्मूले। अब देखिए अगला जो पार्ट आ रहा है वो है पेडल इक्वेशन का। नंबर मैं इसको 6 डाल देता हूं। पेडल इक्वेशन यानी कि P और R का फंक्शन P इक्वल टू FR फॉर्म में होना चाहिए। ध्यान देना, P क्या है? ध्रुव से स्पर्श रेखा पर लंब की लंबाई, और R रेडियस वेक्टर की लेंथ। ध्यान देना, ठीक है, ये तो पता ही आपको। अब इसमें पहला है FR थीटा के लिए। जब FR थीटा हो तो उस कंडीशन में आपको 1/p स्क्वायर इक्वल टू 1/r स्क्वायर प्लस 1/r फोर dr/d थीटा होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करना है। यानी आपका पोलर कर्व है तो आपको इससे dr/d थीटा निकाल लेना और इसमें पुट कर लेना, ये आपके पेडल इक्वेशन आ जाएगा। दूसरा नंबर आता है आपके fx y इक्वल टू 0, यानी कि जो कार्टेशियन इक्वेशन हो x y में y इक्वल टू fx, तो इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना होगा? पता है हम पेडल इक्वेशन की तरफ चल रहे हैं, और कार्टेशियन इक्वेशन से पेडल इक्वेशन कैसे फाइंड करें? वो है हमारे पास एक तो r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यूज करना है। दूसरा आपको स्मॉल p निकालना है। स्मॉल p इट मीन्स स्पर्श रेखा पर मूल बिंदु से लंब की लंबाई। जैसे आपका कोई सर्कल है, सर्कल की x1y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा? मान लो सर्कल हो गया आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका px1y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा? टेंजेंट का इक्वेशन। कुछ नहीं, आपको एक्स स्क्वायर को x1 और वाई स्क्वायर को y1 यूज करना है, ठीक है। तो ये आपके x1 प्लस y1 इक्वल टू ए स्क्वायर, ये इसकी स्पर्श रेखा हो गई। इस स्पर्श रेखा पर आपको मूल बिंदु यानी ध्रुव से पोल से लेंथ निकालनी है, ठीक है। बस ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। तो ये P आ जाएगा और इससे आप R का दोनों का रिलेशन निकालना, XY का विलोपन करके। फिर आता है अगला ds बाई dx ds बाई, देखो ये फॉर्मूले कहां से आए? जो मैंने एक ट्रायंगल बनाया, पहले बताया था कि फाई के लिए जब एंगल फाई होता है उस कंडीशन में तो r d थीटा dr और ये ds होता है पोलर कर्व के लिए। लेकिन अब हम चल रहे हैं कार्टेशियन वाले में, ध्यान देना। तो इस कंडीशन में ये तो है फाई के लिए, और अब आपको एक ट्रायंगल याद रखना है, कौन सा? साई वाला। और ये आपके बन जाएगा dx dy और ये ds, यानी दोनों कर्व में आर्क लेंथ आ रही है। ध्यान देना, हमें आर्क लेंथ निकालनी पड़ेगी। बस इस ट्रायंगल को यूज करके आप ds बाई dx ds बाई dy और ये तीनों फॉर्मूले निकाल सकते हो। मैंने जो दूसरा फॉर्मूला लिया है सेकंड वाला, इसी में ds बाई d थीटा और ds बाई dr का होल स्क्वायर कहां से लिया? ये आपके सामने ट्रायंगल देख लो, इस ट्रायंगल से मैंने बना रखा है। आपको केवल ये और ये दो ट्रायंगल याद कर लेने हैं। इन दो ट्रायंगल से, दो समकोण त्रिभुजों से आप सारे फॉर्मूले आर्क लेंथ वाले निकाल लोगे, कहीं कुछ भी नहीं करना। क्लियर? चलिए हम नेक्स्ट पार्ट लेते हैं इसी का, फॉर्मूलों का। अगला पार्ट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, और वो है नेज समीकरण, मतलब इंट्रिंसिक इक्वेशन, और वो होता है एस और साई का फंक्शन, ठीक है। अब इससे जुड़े कौन कौन से फॉर्मूले होंगे आप देख लीजिए। कुल मिलाकर के हमें नेज समीकरण के फॉर्मूले चाहिए। मैंने यहां लिख दिया है नेज समीकरण और एस साई रिलेशन। और इस नेज समीकरण से मैं कहां जा रहा हूं? रेडियस ऑफ कर्वेचर पर। अब यहां दो कॉन्सेप्ट ध्यान देना, एक तो ओनली कर्वेचर, क्या? केवल वक्रता, और दूसरी चीज आती है वक्रता त्रिज्या, ठीक है। दोनों अलग अलग है, भूल नहीं करें। पहला है वक्रता कर्वेचर, तो ये होता है आपके
डी साई बाई डी एस, और दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें हम तो रो इक्वल टू डी एस बाई डी साई। ध्यान से देख ले इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, जस्ट रेसिप्रोकल है, भूल नहीं हो जाए। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है स्कूल लेक्चरर फर्स्ट एग्जाम के अंदर, मैथ्स के अंदर, ध्यान देना 2012 में। फिर आता है फॉर एक्स वाई, यानी एक्स वाई का फंक्शन जब हो y इक्वल टू एफ एक्स, तब हम किसी कर्व का रेडियस ऑफ वेक्टर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे फाइंड करते हैं, तो रो इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर पावर 3/2 अपॉन d2y बाई डी एक्स 2, जो आप जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। फिर आता है नेक्स्ट कौन सा, पैरामेट्रिक इक्वेशन। जब प्राचलिक समीकरण दिया हो x इक्वल टू फाई टी y इक्वल टू साई टी, तब क्या बनेगा, कुछ नहीं, रो इक्वल टू एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर होल पावर 3/2 एज इट इज, और नीचे एक्स डैश वाई डबल डैश फिर माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश। क्लियर। फिर चलते हैं अपन, देखिए अब इसके अंदर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन, मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो ये है रो, और क्या बनेगा इसमें, ध्यान से देखना, रो 0 0 इक्वल टू 1 प्लस पी स्क्वायर पावर 3/2 क्यू अपॉन में क्यू। पी क्या है, पी कुछ नहीं है, सेम आपका डी वाई बाई डी एक्स है, लेकिन पी इज द डी वाई बाई डी एक्स एट 0 0, और क्यू क्या है, d2y बाई डी एक्स 2 एट 0 0, यानी मूल बिंदु पर आपको dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स 2 निकाल लेना और इसमें पुट कर देना, आपके मूल बिंदु पर किसी भी कर्व की वक्रता त्रिज्या आ जाएगी। आगे बढ़े, फिर इसमें एक नया मेथड आ रहा है, न्यूटन मेथड। इसमें दो फॉर्मूले हैं, ध्यान देना। पहला है रो इक्वल टू लिमिट y टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन 2y, दूसरा है रो इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 और जस्ट इसका अपोजिट रेसिप्रोकल y स्क्वायर अपॉन 2x। दोनों में फर्क क्या है, पहले वाले में x एक्सिस टेंजेंट है, कहां पर, 0 0 पर, और दूसरे वाले में y एक्सिस जो है वो टेंजेंट है, स्पर्शरेखा, कहां पर, 0 0 पर। ये x एक्सिस टेंजेंट एट 0 0 और y एक्सिस इज टेंजेंट एट 0 0, ठीक है। पहले में तो x अक्ष खुद ही 0 0 पर टेंजेंट है, दूसरे में y अक्ष खुद जो है 0 0 पर टेंजेंट है। क्लियर, ये आपके इसका पार्ट पूरा हुआ। नेक्स्ट पार्ट है फॉर्मूला का, वो रो फॉर एफ आर थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। यानी पोलर कर्व के लिए रो की वैल्यू, रो का सूत्र क्या होगा, तो ये आपको फॉर्मूला याद रख लेना है। और इधर P इक्वल टू एफ आर, यानी पेडल इक्वेशन के लिए तो रो इक्वल टू आर डी आर बाई डी पी, ध्यान देना, बहुत काम आएगा ये फॉर्मूला। नेज समीकरण निकालोगे जब चाप कलर वाला पार्ट करोगे, आर्क लेंथ वाला, जो मैंने करवा दिया आपको, आप देख सकते हैं CMPC यूट्यूब चैनल पर, चाप की लंबाई वाला जो पोर्शन है पूरा, उसमें यूज किया मैंने ये। फिर आता है रो से इक्वेशन, तो रो इक्वल टू पी प्लस डी स्क्वायर पी अपॉन डी साई स्क्वायर। फिर आता है एक्स बार और वाई बार, यानी वक्रता केंद्र के निर्देशांक, ध्यान देना, ये आपके दोनों ही एक्स बार और वाई बार वक्रता केंद्र के निर्देशांक हैं। और ये आपके वक्रता वृत्त का समीकरण है। वक्रता वृत्त यानी कि जो आपका कोई भी कर्व बनता है, ठीक है, ये टेंजेंट है, तो मान लो अगर यहाँ है तो यहाँ से जो वृत्त बनेगा ये आपका वक्रता वृत्त हो गया, जिसका जो इक्वेशन है ये बन जाएगा। फिर चलते हम, देखिए पी क्यू और एस पी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, वक्रता जीवाओं की लंबाइयाँ, ध्यान देना। तो ये पी क्यू और एस पी एक्स अक्ष के समांतर और लंबवत दिशा में वक्रता जीवाओं की लंबाइयाँ, और ये ध्रुव और उसके अविलंब वक्रता जीवाओं की लंबाइयाँ हैं। ये आपको ध्यान रखना है, जैसा कि आपको इसमें डायग्राम में बता रखा है। देखिए अगले पार्ट में जो कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, इसमें कोई भी कर्व x अक्ष के सापेक्ष अगर उत्तल होगा तो उसके लिए ये कंडीशन है, और अवतल होगा तो ये कंडीशन बनेगी, ग्रेटर और लेस देन वाली। क्लियर। फिर इसमें नति परिवर्तन, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो उस कंडीशन में d2y बाई डी एक्स 0 हो जाएगा, बट dqy बाई डी एक्स क्यूब इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये आपके इसमें यूज करना, ध्यान रखना होगा।
फिर आता है, हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में कि कोई भी कर्व है और उस कर्व का एरिया, ये वाला जो एरिया फाइंड करना है, और आपके x इक्वल टू a टू b तक का एरिया है, ये आपका कर्व है। तो ये एरिया कितना होगा, तो ये आपके a टू b y dx, और आपको अगर x दिवे में लेना है तो c टू d हो जाएगा। ये आपके क्षेत्रकलन में काम आएगा। बिल्कुल सिंपल सा काम है, आपको ये एरिया निकालना है। लेकिन जब कभी दो कर्व दिया हो तो दो कर्व का उभयनिष्ठ एरिया हो, तो आपका पहला कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स और दूसरा y2 इक्वल टू एफ एक्स मान लो, ठीक है, भले जी एक्स ले लो। तो उस केस में आपके अपर कर्व और लोअर कर्व के बीच का एरिया होगा, लिमिट में कोई चेंज नहीं होगा, x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b ही रहेगी। क्लियर? और इसको आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो, और आप चाहो तो अलग अलग इनका इंटीग्रेशन करके y dx निकाल के माइनस भी कर सकते हो, ठीक है। फिर अगर पैरामीट्रिक इक्वेशन आए तो उस केस में आपको जो आपके इंटीग्रेशन दे रखा है a टू b y dx, तो आप y की जगह y आप जो है वो ये पुट कर देना, और dx को dx बाई dt और dt से मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये आपके इससे आ जाएगा। फिर पोलर कर्व की बात आए एरिया निकालने की, तो हाफ और अल्फा टू बीटा आर स्क्वायर डी थीटा हो जाएगा, अल्फा लेस देन बीटा हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको एरिया फाइंड करने में काम आएगा, किसके लिए? पोलर कर्व के लिए और पैरामीट्रिक इक्वेशन के लिए, और ये आपको कार्टेशियन इक्वेशन के लिए। फिर आता है y इक्वल टू एफ एक्स के लिए चाप की लंबाई। तो देखिए, जो मैंने आपको ट्राइंगल बताए, आपको वही ट्राइंगल यूज कर लेने हैं, ध्यान देना, ds, ये dx और ये dy, और इसी से आपके ये चाप की लंबाई के सूत्र आ रहा है, ये वाला भी, ये पैरामीट्रिक वाला और ये पोलर कर्व वाला। ये पोलर कर्व वाला कौन सा? जब आपके एंगल इसके अंदर क्या होता है, फाई, आर डी थीटा डी एस डी आर। क्लियर? फिर चलते हैं ये P इक्वल टू एफ आर के लिए, यानी कि पेडल इक्वेशन के लिए चाप की लंबाई का फॉर्मूला ये बन जाएगा। उसके बाद में आप कार्तीय से नेज समीकरण अगर निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसमें आपको s इक्वल टू a टू एक्स 1 प्लस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स को टेन सही, आपको क्योंकि नेज समीकरण s और सही में होता है, ठीक है, तो आपको आर्क लेंथ निकाल लेनी है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, इससे सही निकाल लेना, और इससे आपका रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। फिर पोलर की बात करें तो पोलर में आपको एक फॉर्मूला ये भी यूज करना पड़ेगा, एस तो आपको निकालना ही है, ठीक है। इससे, इससे और इससे, तीन फॉर्मूलों से आप पोलर कर्व से नेज समीकरण निकाल सकते हो। रोक दे यार। फिर इसमें आता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी किसी कर्व को किसी एक्सिस के सापेक्ष रिवॉल्व कराया जाए, अगर उसको रिवॉल्व कराया जाए, परिक्रमण गणाकृतियों के आयतन की बात मैं कर रहा हूं, तो कैसे? जैसे आपका ये दे रखा है और ये आपका कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। अगर इसको x अक्ष के परितः रिवॉल्व कराया जाएगा तो क्या बनेगा, ये सेम ऐसी आकृति बनेगी, ये इस प्रकार से, ठीक है। ये आपके x इक्वल टू a और ये आपके x इक्वल टू b हो जाएगा। आपको ये वॉल्यूम निकालना होगा, और इसके लिए आपको फॉर्मूला ये काम में लेना, y एक्स के परितः लिया जाए तो ये फॉर्मूला, और अगर पोलर कर्व की बात करें तो ये आपके पाई वाई स्क्वायर डी एक्स है। आपको कुछ नहीं करना, डी एक्स की जगह आपको आर साइन थीटा पुट कर देना है, और इसमें y की जगह तो कर देना आर साइन थीटा और x की जगह आर कोस थीटा, ये इससे बन जाएगा। फिर चलते अपन पैरामीट्रिक इक्वेशन की बात करें तो पाई वाई स्क्वायर डी एक्स है, आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, डी एक्स को तो आप कर दें नीचे डी टी और साथ में इसको डी टी कर लें, बस इतना सा काम है। फिर कर लो समाकलन, इनकी वैल्यूज पुट कर दो। किसी रेखा के सापेक्ष करना है, मान लो x इक्वल टू के रेस्पेक्ट, तब आपके ये लगेगा फॉर्मूला, ठीक है। और अगर मान लो पोलर कर्व की बात करें तो उस कंडीशन में आपके r इक्वल टू एफ थीटा के लिए ये फॉर्मूला काम आ जाएगा, आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और अगर थीटा इक्वल टू गामा जो लाइन है रेडियस वेक्टर, उसके रेस्पेक्ट अगर रिवॉल्व कराया जाए कर्व को, तो आपके ये वाला फॉर्मूला काम आएगा, v इक्वल टू 2.3 पाई अल्फा टू बीटा आर क्यूब साइन क्यूब थीटा माइनस गामा डी थीटा, ऐसे आपको करना होगा। फिर चलते हैं हम वही चीज, हम किसी कर्व को रिवॉल्व करा रहे हैं
और हम परिक्रमण घनाकृति का आयतन ज्ञात कर रहे थे। अब लेते हैं हम रिवॉल्व घनाकृति के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ले रहे हैं। तो कुछ नहीं करना, इसमें है क्या, जो आपको मालूम है कि एक जैसे आपको पता होगा कि एक बेलन जो होता है, ठीक है, REH, तो इसका जो अपन एरिया निकालते हैं तो क्या होता है, जैसे वक्र प्रस्थ निकालते हैं तो ये होता है 2πRH। आप इसको इससे मैच कर लें, 2πRH, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो ये आपके इसमें 2π और y और ये ds/dy कर दें, dy से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो इससे आप आगे बढ़ सकते हो, जो कर्व दे रखा आप वैल्यू पुट कर दें और आप एरिया निकाल सकते हैं। ऐसे ही आप चाहो तो ds/dx और dx भी करके न x के रेस्पेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, वहाँ लिमिट जो है वो चेंज हो जाएगी, ध्यान रखना। फिर आता है पैरामेट्रिक इक्वेशन φt और ψt, तो उसके लिए भी कर्व वही है, ध्यान देना। आप देख लो 2π/dx, आपको इसमें dx/dt और dt कर देना और कुछ नहीं करना। फॉर्मूला आपको केवल एक ही यूज करना है, भले y के रेस्पेक्ट भले x के रेस्पेक्ट, ठीक है। पोलर कर्व की बात करें तो देखो वही 2π/ds, dx कर रखा है, ठीक है। आप इसमें भी पोलर कर्व के लिए तो आप उसको r में कन्वर्ट कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत इजी काम है, तो ये भी हो जाएगा। अब इसमें आता है एक गामा फंक्शन, जिसकी जरूरत, मतलब इसके बिना हमारा क्वाड्रेचर चलता ही नहीं, चाहे चाप कलन हो चाहे क्षेत्रकलन। तो ये क्या बन जाएगा आपके, ध्यान रखना, इक्वल टू गामा m+1/2 गामा n+1/2 गामा m+n+2/2। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और एक जो है इसमें गामा वाला फंक्शन जब काम में लेते हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो गामा n+1 होता है वो आपके ध्यान रखना फैक्टोरियल n हो जाता है, एक तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात ध्यान रखना है, इसी को यूज कर रहा हूं मैं, जैसे 5/2 गामा अगर है तो क्या करोगे आप, ये हो जाएगा 3/2, 1/2 और गामा हाफ, ये इसमें जरूरत पड़ेगी, आपको ध्यान रखना होगा, तभी आप ये कर पाओगे। अब यहां देखिए ये क्या है, ये x² 2a - x दे रखा है मैंने और y3, तो आपको देखना है कि इसमें x = 2a, ये इसकी टेंजेंट होगी, ध्यान रखना, स्पर्श रेखा, ठीक है। और इसमें x² का गुणांक अगर 0 करोगे तो ये y = 2a इसकी टेंजेंट नहीं होगी, एसिम्प्टोट होगी, क्योंकि x² का गुणांक जो है वो y का फलन है। सेम यहां देखें तो y² का गुणांक जो आपके 2a आ रहा है वो x की वैल्यू, तो ये आपके यहां पर क्या होगी, क्योंकि y² का गुणांक x का फंक्शन है और इसलिए ये एसिम्प्टोट होगी, मतलब ये अपोजिट हो, x² है और अंदर y का फंक्शन है तो एसिम्प्टोट बनेगी, y² है अंदर x का फंक्शन है तो एसिम्प्टोट बनेगी। लेकिन अगर x² और अंदर भी x का फंक्शन है तो टेंजेंट बनेगी, ध्यान देना। ये एसिम्प्टोट और टेंजेंट निकालने का तरीका है। अब एक जो अनंत स्पर्शियों का जो कॉन्सेप्ट है मैं लास्ट वो बता रहा हूं, जिसके सवाल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने डायरेक्ट एक क्वेश्चन ले लिया, देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन की एसिम्प्टोट निकालने का, डायरेक्ट जो निकालने का तरीका बता दिया मैंने पहले। अब जैसे बड़ा सवाल है कैसे करते हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना, पहला काम है x = 1 y = m पुट करो, आप φ3m निकालो, φ3m डेज निकालो, 0 आ जाएगा, इससे आपकी m की वैल्यू आ जाएगी। फिर φ2m निकाल लें और फिर इसमें c निकाल लें, c के लिए -φ2m φ3 डेज m बन जाएगा। और जब रूट इक्वल आ जाए तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है और कुछ भी नहीं है,
क्योंकि जो एसिम्पटोट होती है वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ही तो होती है, तो हमें m और c के मान तो चाहिए। होता क्या है, तो m का मान तो आप इससे निकाल लेंगे, फाई 3m का अवकलन करके 0 करोगे तो, ठीक है, और फिर सही c की वैल्यू चाहिए, तो c के लिए आपका ये फॉर्मूला है। अगर यहाँ m के मान रिपीट होते हैं तो आप ये वाला यूज कर लीजिए बस, और ये इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आपके एसिम्पटोट का इक्वेशन आ जाएगा। क्लियर। फिर इसमें एक बात और है कि अगर हमारा इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है fn प्लस fn माइनस 2 इक्वल टू 0 फॉर्म दे रखा है, तो आप fn को 0 करोगे और इसके जो लीनियर फैक्टर आएंगे वो सारे उसकी एसिम्पटोट बन जाएगी। और अगर nth घात का कर्व है तो वो n इंटू n माइनस 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। ये मैंने सारे जो इंपॉर्टेंट पार्ट ले लिए एसिम्पटोट के, ये भी क्वेश्चन पूछा है आरपीएससी लेक्चरर 2012 में, और इस पर भी पूछा है। तो ये एसिम्पटोट का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। इस तरीके से आपके ये सारे फॉर्मूले कंप्लीट हुए, आप डायरेक्ट इनको याद कर सकते हैं एक ही प्लेटफॉर्म से। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही टेलीग्राम चैनल जो है CMPC के नाम से, आप उसको भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं ये सारे के सारे फॉर्मूले यूं की यूं एज ए PDF आपको उस पर शेयर कर दूंगा, तो आप उससे भी देख सकते हैं। और सारे फॉर्मूलों की जो है आपको एक पूरी प्लेलिस्ट ही अलग से मिल जाएगी, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आए, जल्दी से जल्दी आप उसका रिवीजन कर सकें।